नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए कमला उपन्यास का 12वां भाग। वाल्मीकि के अवतार कीर्तिवास ओझा की बनाई बंगला रामायण में सतीश ने सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में पढ़ा था। उसे जान पड़ा यह कमला की भी अग्नि परीक्षा है। सतीश के मन की चोर कोठरी के अंधकार में एक बेबुलाई दुविधा से जैसे पल भर में उदय हुई थी, वैसे ही दम भर में जाने कहां गायब हो गई। सतीश के अंतर्यामी ने कहा, यह अग्नि परीक्षा नहीं, अजविलाप है। उमड़े हुए आंसुओं का पहला वेग संभाल लेने के बाद सतीश को यह फिक्र हुई कि कमला की बेहोशी कैसे दूर करनी चाहिए। सतीश ने अपनी चादर को लपेटकर तकिया बनाकर उस पर कमला का सिर धीरे से रख दिया। उसके बाद कहीं से जल लाने की चेष्टा के लिए वह उठने लगा। इसी समय एक बादल का टुकड़ा जो चंद्रमा को छिपाए था हट गया और चंद्रमा के प्रकाश में कमला के सुंदर निर्मल मुख को देखकर सतीश फिर मंत्र मुग्ध की तरह वहीं बैठ गया। यह वही कमला तो है जिसके प्रफुल्लित पद्म पुष्प सदृश शुचि सुंदर मुख को ब्याह के पहले तालाब के घाट पर देखकर सतीश का विरक्त मन संसार के ऊपर अनुरक्त हो उठा था। वही कमला है, वैसी ही निर्मल। ब्याह की रात को शुभ दृष्टि के समय उसने कमला के उपवास के कारण कुछ मुरझाए हुए मुख को जैसा देखा था वैसा ही आज भी देख पड़ रहा है। वह वैसा ही निर्मल और वैसा ही निष्कलंक है। ब्याह के दूसरे साल जब गौना आया था तब कमला एक दिन चांदनी रात में इसी तरह खुली छत में बिछौने पर लेटकर सो गई थी। वह स्त्री के वश नहीं है। यह बहादुरी मित्रों को दिखाने के लिए उस दिन सतीश कुछ अधिक रात गए घर लौटा। मित्रों के पास बैठा गपशप लड़ाता भी रहा। उस दिन अपने घर आकर चांदनी के सागर में खिले हुए कमला के मुख कमल को देखकर जैसे सतीश का स्वप्न वेश से परिपूर्ण हृदय उसके दोनों कुंठित संकुचित होठों को सो रही कमला के सुवासित होठों की ओर धीरे धीरे अनजाने में ही खींच ले गया था। सतीश ने देखा आज भी वही होने जा रहा है। उसे रोकने की या अपने को संभालने की शक्ति स्वामी आत्मानंद के प्रिय शिष्य सतीश चंद्र में रत्ती भर भी नहीं थी। सो रही कमला के दोनों पार पुष्ट गुलाबी होठों के दुर्निवार आकर्षण से वैरागी सतीश की गर्दन धीरे धीरे नीचे झुकने लगी। गेरू में गुलाबी की आमेज दिखाई दी। ममत्व की वीणा के सब तार एक साथ बज उठे। इस एक घड़ी के एक बूंद अतर में जैसे हजारों चांदनी रातें जूही चमेली की कलियां खिल उठी और ठीक इसी समय बेहोश कमला का निष्पंद शरीर जरा हिल उठा। स्वप्न विशिष्ट सतीश को होश आया। उसने देखा कमला ने आंखें खोली हैं। मूर्छा नागिन का नाक पाश खुल गया। उसके आंख से तप्त चुंबन के चुंबक आकर्षण से कमला की चेतना फिर लौट आई। सतीश ने फिर से पुकारा, कमला, किंतु कमला कुछ बोली नहीं। जान पड़ता है उसमें उस समय बोलने की शक्ति भी नहीं थी। उसकी खुली हुई दोनों आंखों में आंसू भर आए और उसके बाद आंखों के कोनों से लगातार आंसू ढुलकने लगे। वक्तव्य को दबाकर रोना और रोने को दबाकर वक्तव्य बराबर ठेला ठेली करने लगे। उनके पहले निकलने की व्यर्थ चेष्टा से सतीश के गले की सब नसें व्यथा से झंझना उठी। वह कुछ भी न कह सकने के कारण उच्छ्वासित आंसुओं से कमला को नहलाने लगा और कहने लगा, रो ना कमला, मैं क्षितिज बाबू के मुंह से सब सुन चुका हूँ। मृग के से विशाल नेत्रों को और भी फैलाकर कमला ने कहा, सुन चुके हो? ऐसी विपत्ति भगवान करे शत्रु को भी नसीब ना हो। इतना कहकर वह धीरे धीरे उठ बैठी और अपने कलकत्ता प्रवास की कहानी कहने लगी। सतीश का मन उसके अनजान में ही कमला की रिपोर्ट के साथ क्षितिज की बाबू की रिपोर्ट का अक्षर अक्ष मिलाने लगा। उसे बराबर मिलते देखकर खुश होता रहा। लेकिन जिस घड़ी यह बात सतीश के निकट स्पष्ट होती तब जैसे अपने निकट आप ही लज्जित होकर उसने कहा, रहने दो, कहने में तुमको कष्ट हो रहा है, तुम बहुत थकी हुई हो, मैं सब हाल जानता हूँ। चाणक्य तर्जनी उठाकर सतीश से कह रहे थे, विश्वास करो, विश्वासी नैव्य कर्तव्य स्त्रीषु, किंतु गंवाकर मिली हुई सुंदरी स्त्री के मनोहर मुख के सामने यह चाणक्य की बात को किसी तरह नहीं मान सका। सतीश ने सुंदर को ही सत्य समझकर स्वीकार कर लिया, किंतु कमला ने उसके इस कथन से जैसे संकुचित होकर कहा, तो मुझसे तुम घृणा नहीं करते? मुझ पर तुम्हें विश्वास नहीं है? पिछली बात मुंह से निकलने से उसका कंठ कांप गया, आंसू छलक आए। सतीश ने स्नेहपूर्वक अतक दृढ़ स्वर में कहा, बिल्कुल नहीं। अविश्वास का संदेह करता तो आगरे से सीधा तुम्हें खोजने के लिए कालीग्राम तक दौड़ा ना चला आता। कमला सीधी होकर सहज भाव से बैठ गई। अपमान, लांछन, धिक्कार, अनाहार से उसका शरीर शिथिल और मन पर्दा हो रहा था। सतीश के इन शब्दों से मृत संजीवनी का काम किया। उसकी सारी क्रांति, सारा कष्ट जैसे दमभर में ही ना जाने कहां चला गया। सतीश ने कहा, तुमने कुछ खाया पिया है कि नहीं?
जान पड़ता है तुमने आज दिन भर से कुछ नहीं कहा खाया है। कमला चुप ही रही। दोनों जने कुछ देर तक चुप बैठे रहे। उसके बाद एकाएक बिना पूछे ही सतीश ने लंबे बिछोह का सुदीर्घ इतिहास कहना शुरू किया। बेनामी चिट्ठी का हाल, लंबी यात्रा का वर्णन, आगरे में अचानक क्षितिज की भेंट होने और उसके मुख से संपूर्ण विवरण सुनने की बात सब सतीश ने बताया। उसने कुछ भी नहीं छिपाया। उसने स्पष्ट कह दिया कि उस बेनामी चिट्ठी में तुम्हारे संबंध में जो खराब बातें लिखी थी उन पर ठीक विश्वास न होने पर भी मेरे मन में एक तरह का संदेह जरूर पैदा था। लेकिन क्षितिज ने जब बतलाया कि वह अपनी माता के चरित्र को जैसा निर्मल और निष्कलंक समझता है, तुम्हारे चरित्र को भी ठीक वैसा ही समझता है, तब उसकी इस बात ने, उसके नेत्रों की निसंकोच दृष्टि ने और उसके स्वर की दृढ़ता ने मिलकर उसी तरह मेरे मन के मैल को, तुम्हारे ऊपर होने वाले अस्पष्ट संदेह के धुंधले बादल को छिन्न भिन्न कर दिया, जिस तरह दक्षिणी हवा कुहासे को काट देती है। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जिसके बारे में रत्ती भर भी शक होगा, उसके चरित्र के साथ कोई भी अपनी माता के चरित्र की तुलना नहीं कर सकता। कमला, तो तुम मुझ पर विश्वास करते हो? जरूर, पहले की तरह। अवश्य। कमला ने अपने प्रणाम करके सतीश के पैरों की धूली अपने माथे से लगाई और अपने आंसुओं से उसके पैर भिगो दिए। फिर बोली, तुम्हारी इस बात से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम मुझ पर अविश्वास नहीं करते। मेरे लिए इतना ही यथेष्ट है। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो मुझे दुख ना होगा। सतीश, जाने दो इन बातों को, चलो घर चलें। घर में क्या माँ मुझे जगह देगी? सतीश, मुझे अगर देंगी तो तुम्हें भी देनी ही पड़ेगी। अच्छा, मैंने सुना था कि तुम माँ की बीमारी में हाल सुनकर उनके पास गई, वहां फिर क्या हुआ? कमला ने इसका कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। सतीश ने कहा, खैर मैं समझ गया, उन्होंने तुम्हारे हाथ की सेवा स्वीकार नहीं की। अच्छा, वह सब ठीक हो जाएगा। असल बात यह है कि पास पड़ोस की शुचिबाई वाली औरतों के संसर्ग में आने से ही माँ का स्वभाव बदल जाता है। ऐसी ही औरतों को बहकाने से ही तो वह तुम्हारी इस उम्र में कोई लड़का ना होने देखकर मेरा दूसरा ब्याह करने को आमादा हो गई। खैर तुम बिल्कुल ना घबराओ, कुछ भी चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब चलो, चल सकोगी ना? कमला ने मुंह से तो कह दिया चल सकूंगी, लेकिन जब वह गांव की ओर चलने लगी तो पग पग पर सतीश को यह अनुभव होने लगा कि अब उससे चला नहीं जाता। इतनी रात को कमला जगदीशपुर की ओर जा रही थी। इसी से सतीश ने अच्छी तरह जान लिया कि बाप के घर में आश्रय नहीं मिला। सतीश ने एक बार यह भी सोचा था कि दोनों जने सीधे लखनऊ चल दें, लेकिन इतनी रात को पछा जाने वाली कोई भी गाड़ी बेलतली स्टेशन पर नहीं ठहरती। इसलिए दोनों आदमी गिरते पड़ते जगदीशपुर ही की ओर चलने लगे। धतूरे के पेड़ों के जंगल में जुगनू चमकते और छिप जाते, मानो लुकी लुकैया का खेल खेल रहे हो। झिंगुरों की झनकार भी बराबर जारी थी और हवा में मौलसिरी की फूलों की महक थी। कमला को उस समय अपने ब्याह की रात याद आ गई। उस दिन भी ऐसी ही चांदनी खिली हुई थी, वह भी ऐसी ही खुशी की रात थी, और उस दिन भर के उपवास के बाद ऐसा ही शरीर हल्का जान पड़ता था। ऐसी आशंका के साथ आशा का आनंद हृदय से भरा हुआ था। सतीश के मन में भी ख्याल उठ रहा था। उसने कहा, कमला, आज तुम्हारा भी उपवास है और मेरा भी। ब्याह का दिन याद है? उस दिन हम दोनों ने बिना अन्न जल ग्रहण किए दिन भर बिताया था। आज हमारा एक नए सिरे से ही ब्याह है। कमला ने हंसकर कहा, हाँ, मेरा भी तो नया जन्म हुआ है। एकाएक दूर पर किसी के गाने का शब्द सुनाई पड़ा। कोई प्राणपण से चिल्लाकर गाता चला आ रहा था। कोई बैलगाड़ी पाने की आशा से सतीश और कमला दोनों खड़े हो रहे। वह आदमी जब पास आया तब सतीश ने उससे कहा, क्यों भाई चौधरी, इधर कोई बैलगाड़ी तो रास्ते में आती तुमने नहीं देखी? वह आदमी गाने में इतना मस्त था कि केवल एक बार ना कहकर चीखता हुआ गाता चला गया। सतीश ने कमला से कहा, देखती हो गाने में कैसा मग्न है? कमला ने हंसकर कहा, ऐसी चांदनी रात में तो गाने की ही धुन सवार होती है, इसमें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। सतीश, कैसी धुन? एकदम कविता की टांग तोड़ रहा है। हीरो के साथ आओ का तुक कैसा मिलाया है? कमला को तुक बेतुक की कोई तमीज थी नहीं, तथापि यह स्पष्ट बेतुकापन जब सतीश ने उसे दिखा दिया तो वह हंस पड़ी। सतीश सोचने लगा, आगे चलूं या यहीं खड़े होकर किसी गाड़ी के आने की राह देखूं, पर वह कुछ ठीक ना कर सका। इसी समय कमला कह उठी, सुनो, फिर कोई गाता हुआ आ रहा है और संग में पहियों की आवाज भी आ रही है। हाँ, लगता तो है सचमुच कोई गाड़ी आ रही है। जाओ जी, जाओ जी, जाओ जाओ रसिया कहकर आवाज सुनाई पड़ रही थी। उस तानसेन के मौसेरे भाई को ठहराकर बहुत अनुनय विनय करने के बाद अंत में 1 रुपया भाड़ा तय करके सतीश कमला के साथ गाड़ी के भीतर जाकर बैठ गया। रास्ते में घीसू हलवाई की दुकान पर थोड़ी देर गाड़ी ठहरने की आज्ञा देकर सतीश ने चलने की आज्ञा दी। गाड़ीवान बहुत अच्छा कहकर चलता जगदीशपुर की तरफ गाड़ी को रवाना किया। बिना दोष के आकारण बारंबार
लांछना सहकर हरेंद्र का मन बहुत दिनों से विद्रोह करने पर उतारू हो रहा था, किंतु आज उसके पिता ने सब लोगों के सामने जो अपमान किया, उससे बारूद में जैसे आग की चिंगारी पड़ गई। उसकी हर एक नस ने जैसे बिजली से भरे तार की तरह उसे यंत्रणा दे दी। उसके सारे शरीर में आग लग गई और रोम रोम से चिंगारियां निकलने लगी। होठ से होठ दबाकर उत्तेजना के मारे वह कांपता हुआ आगे चल दिया। अब तक वह सारा अविचार संपूर्ण अपमान सहता चला आ रहा था, लेकिन अब उससे सहा नहीं जा रहा था। इसी से जब उसका क्रोध और खींच कमला के ऊपर जा पड़ा, तब वह अपने को कुत्सित अनर्थ कर डालने के बचाने के लिए कुछ सोचे समझे बिना हवाई की तरह तेजी के साथ वहां से निकलकर चल दिया। एकाएक उसे शशि मुखर्जी की याद आ गई। वह झूठ बोलने वाला शैतान ही तो सारे अनर्थ की जड़ है। उससे कैफियत तलब करने के लिए हरेंद्र क्रोध के वेग में घर की कचहरी की ओर तेजी से गया। वहां जाकर उसने सुना शशि तबीयत अच्छी ना होने के कारण बताकर घर चला गया है। इसी के साथ एक कर्मचारी ने यह भी हरेंद्र को सूचित किया कि तबीयत तो बहाना भर है, वास्तव में भला चंगा है, किंतु रात की गाड़ी से मजिस्ट्रेट साहब कालीग्राम का मुआयना करने के लिए आ रहे हैं। इसी से जमींदार के नौकरों को आज वह कुछ अधिक मेहनत और दौड़ धूप करनी पड़ेगी। सो शशि चला गया। अंत तक सुने बिना ही हरेंद्र वहां से शशि के घर के चल दिया। वहां जाकर 2-3 बार उसने शशि को पुकारा। एक खिड़की जिसके ऊपर एक फूल की बेल फैली हुई थी, जरा खुल करके ही चटपट बंद हो गई। किसी ने उत्तर नहीं दिया, लेकिन हरेंद्र समझ गया। उसने अच्छी तरह समझ लिया कि शशि इस समय घर पर ही है। उसने फिर पुकारा, अरे शशि, घर में हो क्या? जागते हो या सो रहे हो? बहुत चिल्लाने और पुकारने पर एक नंग धड़ंग लड़का आम रस का टुकड़ा चाटता हुआ बाहर निकला। हरेंद्र ने कहा, अरे पटला, तेरा बाप कहाँ है? बाप्पा? बाप्पा घर पर नहीं है, कहीं गए हैं। क्यों रे सुअर, झूठ बोलना सीख गया? कहकर हरेंद्र ने जैसे ही उसके कान ऐंठने को आगे बढ़ाना चाहा, वह फुर्ती से घुसकर लड़का घर के भीतर चला गया और अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। कब तक छिपकर रहेगा बच्चा, देखता हूं। यह कहकर कुछ दूर एक आम के पेड़ के नीचे जाकर हरेंद्र खड़ा हो गया, फिर बैठ गया। इसी तरह बड़ी देर तक बैठा रहा। पेड़ की छां सिर के ऊपर से पूर्व की ओर हट गई, फिर क्रमशः खिसकते खिसकते एकदम फैलने लगी। सूर्य अस्त हो गया, तब भी शशि को निकलते ना देखकर हरेंद्र खींच उठा। जाते समय एक बार शशि के दरवाजे में लात मारकर तेजी के साथ बड़ी सड़क की ओर चल दिया। हरेंद्र जब तिरमुहानी के पास पहुंचा, तब उसे होश आया। क्रोध कम होने के बाद उसकी भूख जागृत हुई। इसी से वह ठिठक कर खड़ा हो गया। सोचने लगा, सीधे स्टेशन पर जाकर रेल पर सवार हो जाऊं या उसके पहले बाजार जाकर कुछ खाने पीने लगूं। इतने में पीछे से किसी ने पुकारा, हरेंद्र दादा। हरेंद्र ने चौंक कर देखा, अरुण आ रहा था। क्या है रे अरुण? हरेंद्र दादा, तुमने इधर दीदी को तो नहीं देखा? उन्हीं को खोज रहा हूँ। क्यों, वह घर पर नहीं है? अरुण, ना घर में नहीं है, बाबू ने निकाल दिया। हम लोगों में से किसी को खोजने तक जाने नहीं दिया। वह जब घर से बाहर गए तब मैं खोजने निकला हूँ, लेकिन वह तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। और जाते समय बाबू ने दीदी से कहा था, चूल्हे में जा। दीदी किसी की बड़ी बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन क्या सचमुच? अरुण आगे कुछ ना बोल पाया। उसकी भी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपना मुंह फेर लिया। हरेंद्र बीच रास्ते में जमीन पर ही बैठ गया। उसकी चिंता के सब सूत्र जैसे उलझकर गुत्थी बन गए। उसकी समझ में कुछ ना आ रहा था। कुछ देर स्तब्ध भाव से खड़े रहकर अपने को संभाल कर अरुण ने कहा, दीदी मोहल्ले में पास पड़ोस के घर में भी ना जाएगी, इसलिए मैंने मोहल्ले में पूछना जरूरी नहीं समझा। हाँ, बगिया के भीतर काली जी के मंदिर, गांव के भर के झाड़ झंकार और जंगल वगैरह तलाश कर आया हूँ, परंतु वह कहीं नहीं मिली। हरेंद्र, देखो बिना दोष के कैसे दंड दिया गया। इतना कहकर ही हरेंद्र चिंता के अतल तल में डूब गया। 2-1 मिनट के बाद क्या उठा, स्टेशन की तरफ तो नहीं गई? चलो जरा स्टेशन की और तरफ पता लगाना चाहिए। अरुण ने कहा, स्टेशन के और बाबू अभी गए हैं, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। मुझे देखकर फिर खफा हो जाएंगे। क्यों, स्टेशन क्या करने गए हैं? अरुण, ठीक स्टेशन नहीं, रेल लाइन के उस पार कोई यजमान मर रहा है, उसे कुछ दान पुण्य का संकल्प कराना है। इसी के लिए आदमी आकर बुला ले गया है। मैं उधर जाऊंगा, तुम्हारा भी उधर जाना। इतना कहकर अरुण रुक गया। हरेंद्र ने भौं सिकोड़कर जैसे कुछ सोचकर कहा, मेरे लिए फिक्र मत करो, तू चल, वहां खड़े होंगे, तुझे ही डर की क्या बात है। अरुण के दोनों पैर कुछ इधर उधर करके जैसे आप ही आप हरेंद्र के पीछे चलने लगे। कुछ दूर जाकर हरेंद्र को संबोधन करके उसने कहा, दादा जान पड़ता है तुमने अभी तक कुछ नहीं खाया पिया। और तुम लोगों ने कुछ खाया पिया या नहीं? अरुण, हम लोगों ने किसी ने कुछ भी नहीं खाया। अच्छा चल, बाजार में चलकर कुछ खा लेना, आज बाजार का भी दिन है, फल भी मिलेंगे, खाने का सामान भी ताजा मिलेगा। और तुम? हरेंद्र, स्टेशन से लौटकर देखा जाएगा। इतना कहकर दोनों जने स्टेशन की ओर चलने लगे।
दोनों आदमी जब बाजार के पास पहुंचे उस समय शाम हो गई थी। एक जगह पर कई आदमी ताड़ी पीकर खूब दाढ़ी जोर से ढोलक पीट रहे थे। उसमें से एक आदमी नचनियों की तरह फैट बांधे दाढ़ी मुझ पर कपड़ा खींचे मटक मटक कर गाना गा रहा था। मतवालों की भीड़ देखकर हरेंद्र ने अरुण को वहां खड़े होने से रोका। ताड़ी की बदबू से दोनों आदमी नाक में कपड़ा लगाकर थूकते हुए आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर आगे बढ़ने पर एक जगह बहुत से आदमियों की भीड़ देख पड़ी। वहां एकदम मेला सा लगा हुआ था, बहुत शोरगुल भी हो रहा था और यह क्या हो रहा है यह जानने के लिए बालक अरुण भीड़ के भीतर घुस गया। उसके पीछे पीछे हरेंद्र भी चला, किंतु लोगों को ठेलकर कुछ दूर आगे बढ़ने पर हरेंद्र ने देखा एक औरत सिर में पट्टी बांधे रोती चिल्लाती किसी को लगातार गालियां दे रही है। चले आओ अरुण, क्या देखोगे, कहकर हरेंद्र अरुण को पकड़कर भीड़ से बाहर निकलने को ही था कि इतने में उसे सुन पड़ा कि मतवाले के से सवर में कोई कह रहा है, खबरदार चौकीदार, पासी होकर ब्राह्मण का हाथ लगाता है, छूना नहीं, कहता हूँ खबरदार। क्या तू यह समझता है कि तुझे मरकर यमराज के सामने जाना है कि नहीं? ब्राह्मण की देखो हाथ मत लगाना, मैं तुझे शाप दूंगा, शाप का तुझे भय नहीं है? हरेंद्र को यह आवाज कुछ पहचानी सी जान पड़ी। वैसे भी उसने बढ़कर देखा, वह आदमी और कोई नहीं, फसाद की जड़ भी वही था, उसके बाप का नौकर शशि मुखर्जी। शशि की आवाज सुन पाते ही जो औरत सिर में पट्टी बांधते ही बैठी रोती और गालियां दे रही थी वह एकदम उठकर खड़ी हो गई और नागिन जैसे फन फैलाकर उसे मारने दौड़ी और चिल्लाकर कहने लगी, दगाबाज, ब्राह्मण है, श्राप का डर से दुनिया कांप उठेगी। अरे बांध चौकीदार, बांध ले इसको, इसने लौंडिया का एकदम खून कर डाला, तुमने देखा नहीं? खून? खून का नाम सुनते ही भीड़ को टिलकर बाघ की तरह फांदते हुए हरेंद्र ने जाकर शशि की गर्दन पकड़ ली। गर्दन पकड़कर हरेंद्र ने एक धक्का जोर से देना चाहा, लेकिन उसे एकदम निर्जीव और पत्ते की तरह हल्का पाकर उसका आधे से अधिक क्रोध जैसे जाता रहा। भीड़ के भीतर आवाज आई, छोटे बाबू आ गए, छोटे बाबू आ गए। चौकीदार को अब तक असामी गिरफ्तारी न कर पाने के लिए डांटकर हरेंद्र ने एक बार शशि को झिझोड़कर चिल्लाकर कहा, तुम लोग इतने आदमी यहाँ खड़े हो और पर इस बेजान मुर्दे को गिरफ्तार नहीं कर पाते? लो मैं पकड़े हूँ, बांध लो। जो लोग मजिस्ट्रेट साहब की अवाई के उत्सव में स्वागत सूचक फाटक वगैरह बनाने आए थे वे भी शोरगुल सुनकर वहां आकर जमा हो गए। उनके हाथ में फाटक बांधने के लिए रस्सी के टुकड़े थे। उन्हीं में से एक आदमी ने रस्सी आगे बढ़ा दी। चौकीदार ने छोटे बाबू को देख पाया तो उसकी हिम्मत बढ़ गई, उसने खूब कसकर शशि को बांध दिया। हरेंद्र ने शशि को तो चौकीदार के सुपुर्द कर दिया और फिर अरुण से कुछ कहने के लिए कुछ पीछे घूमकर देखने लगा। इसी समय शशि ने मुंह बनाकर स्पष्ट स्वर में कहा, वाह, यह तेज देखो साहब का, अगर बाप ने घर से निकाल ना दिया होता तो और भी धरती पर पैर ना पड़ते। शशि के यह शब्द हरेंद्र के कानों में तक पहुंचने भी ना पाए थे कि वह सिर में पट्टी बांधे हुए अधेड़ औरत हाथ जोड़कर हरेंद्र के पैरों के पास बैठकर कहने लगी, बचाओ छोटे बाबू बचाओ, इस बेधर्मी पाजी ब्राह्मण ने मेरी बहन का खून कर डाला। मैं बोली तो मेरा भी सिर फोड़ दिया। यह देखो मालिक, तुम ही देखो, तुम जमींदार हो, मैं तुम्हारे आगे फरियाद करती हूँ, इंसाफ करो। हरेंद्र, खून कर डाला? तुम्हारी बहन का लाश कहाँ है? यह है भैया उधर उस कोठरी में, जरा चलकर देखो, इस कमीने हत्यारे ने कैसा गजब कर डाला। यह कहकर स्त्री आगे आगे चली। हरेंद्र ने उस स्त्री को पीछे जाते जाते अरुण से कहा, अरुण, पुलिस में लाश का चालान होने के पहले तुम जरा दौड़कर डॉक्टर बाबू को खबर दे आओ, जिससे एक बार आकर उसकी जांच कर ले। अरुण भी यह चाहता था। लाश देखने की उसकी तनिक इच्छा नहीं थी, कारण वह भूतों से बहुत डरता था। हरेंद्र की बात सुनकर उसके जैसे जान आ गई और एकदम दौड़ता हुआ वह गाँव की ओर चल दिया।